अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है और इसमें हमने फ़र्दर जो हमारा रिमेनिंग रह गया था इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। टॉपिक हमारा जो है वो है एम्पिरिसिज्म। इमाइल डुर्केम का वर्क हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे सबसे पहले जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं आप इन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। इन अप्रैल 1858 इमाइल डुर्केम वाज बोर्न इन फ्रांस, ठीक है। इसकी बता रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बता रहे हैं और मज़ीद आगे ये बता रहे हैं कि ही वाज कंसर्न्ड विद द टॉपिक ऑफ सोशल ऑर्डर देन मार्क्स हु फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद कैपिटलिज्म सच एज क्लास इनइक्वलिटी, ठीक है। उसने फोकस किस पे किया था? उसने सोशल ऑर्डर पे किया था और क्लास की इनइक्वलिटी पे और सोशल स्ट्रक्चर्स वगैरह पे काम किया था, ठीक है। अब सोशल स्ट्रक्चर्स क्या हैं हमारे पास? सोशल स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो डुर्केम व्यूड सोसाइटी एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम हुज constituent component are structure such as economic activity, साइंस, फैमिली स्ट्रक्चर। मतलब कि हमारे जो स्ट्रक्चर है ना सोसाइटी का स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमिक आ जाती है, उसके बाद हमारा लॉ आ जाता है, साइंस आ जाती है, फैमिली स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सोशल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है और उसके एलिमेंट्स की बात कर रहा है। सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसकी जो स्टडी का फोकस था वो किस पे था। सही है। तो देखेंगे इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि डुर्केम स्टिल हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोशियोलॉजी एज इट इज़ यूज टूडे। दिस इज़ ट्रू स्पेशली इन अमेरिकन सोशियोलॉजी इवन दो मैनी कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट माइट डिस्प्यूट any depth to Durkheim. His method of analysis has had a profound impact on how sociologists examine the world today, ठीक है। अच्छा, इसका काम किस तरह से फेमस था और लोग इससे किस तरह से इन्फ्लुएंस होते थे? क्योंकि इसने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया था। इसने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही प्रेजेंटेड द साइंटिफिक टेक्निक दैट अफेक्टेड वर्ड सोशियोलॉजिस्ट अंडरटेक व्हेन अंडरटेकिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप लोगों को पता है कि जब हम डेटा लेते हैं और फिर उसको क्वांटिफाई करते हैं और किसी के न्यूमेरिकल फॉर्म में हम रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है, ठीक है। तो मीन्स कि उसने को रिलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देख के एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होता है और साइंटिफिक रूप दिया था सोशियोलॉजी को। तो इसलिए उसके काम का जो है वो ज़्यादा फेमस भी था और उसका जो है वो इम्पैक्ट भी ज़्यादा था और बाकी जो लोग थे वो उससे इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा थे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डुर्केम द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज़ टू अप्रोच सोशल फैक्ट एज ऑब्जेक्ट एज एंटिटी दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी ऑब्जेक्टिवली एंड दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। डेटा की तरह हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिनको हम उस तरह साइंस के ज़रिए से नहीं कर सकते। जैसे कि कहा जाता है कि इज़ देयर अ गॉड, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कि कौन हमारी दुआओं को सुनता है हमारे ख़त्म होने के बाद जो ज़िंदगी है उसके बारे में। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पे ना तो रिसर्च हो सकती है और ना ही हम इनको उस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ सोसाइटी। नेचर ऑफ सोसाइटी में उसने क्या कहा था कि सोसाइटी इज़ अ कलेक्टिविटी विद इट्स ओन क्वालिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स रादर देन जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस कि एक हम कहें कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ऐसा नहीं है। इसमें हमारे पास क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा इंटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डुर्केम सीइंग फिनोमेना एज ऑब्जेक्ट इंटेल्स ट्रीटिंग देम एज डेटा, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो और उसको क्वांटिफाई करना चाहते हो तो आप उसको डेटा की शक्ल के अंदर देखते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सोशल फैक्ट क्या है? सोसाइटी के बारे में जिक्र है, सोसाइटी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में है। डिस्पाइट बीइंग अ पर्सनल डिसीजन सोसाइटी इज़ अ सोशल फिनोमेना, ठीक है। ये एक प्रॉपर फिनोमेना है जिसमें जो है वो लोगों के साथ डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं और उसके रिजल्ट में डिप्रेशन या इस तरह के मेंटल इश्यूज भी होते हैं और सम हाउ लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को ख़त्म भी करते हैं, जिसको हम सम हाउ कह रहे होते हैं कि ये उसका जो है वो अपनी लाइफ का एंड जो है वो खुद ही अपने हाथों से करते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं और बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें मज़ीद तो अल्ट्रिस्टिक सुसाइड है, ठीक है।
इट इज़ द काइंड ऑफ सुसाइड दैट हैपन्स व्हेन अ पर्सन इंटीग्रेट टू मच विद हिज सोशल ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा वो इंटीग्रेशन शो करता है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ सोशल ग्रेट इंटीग्रेशन, जब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होती है तो लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं दूसरों लोगों पे और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं होती हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं और एज अ रिज़ल्ट अल्ट्रिस्टिक सुसाइड की तरफ जाते हैं और खुद को ख़त्म कर लेते हैं। इगोइस्टिक सुसाइड जो है वो दूसरी टाइप है सुसाइड की, जिसमें अंदर अब इसके वर्ड के ज़रिए आप देखें कि ये ईगो से निकला है, ठीक है। ईगो सेंट्रिक पर्सनैलिटी टाइप्स भी होती हैं, तो मतलब कि अपनी ही अना के अंदर और अपने ही उस जो भी उनकी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हीं के ज़रिए ख़ुद को भी ख़त्म कर देना, ठीक है। ये जो आ जाता है हमारे पास ईगोइस्टिक सुसाइड के अंदर। नेक्स्ट हम देखें तो इनोमिक सुसाइड है द फ्रेंच वर्ड। ये आप लोग सिर्फ इनके नाम अगर फोकस कर लेना तो आप इजीली उस नाम को इस कंसेप्ट के साथ रिलेट करके अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ये इनोमी वर्ड है ना फ्रेंच का, तो इसका मतलब है कि विच मीन्स द एब्सेंस ऑफ नॉर्म्स। जहाँ पे नॉर्म्स इस्टेब्लिश नहीं होंगे, किसी चीज़ की कोई उस तरह से वैल्यू जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं होगी, लोगों की प्रेफरेंस को नहीं देखा जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें जब लोगों की अपनी ही वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही होंगी और जो उनका डिज़ायर बिहेवियर है वो अक्कर नहीं हो रहा होगा, तो डेफिनेटली फिर वो क्या करेंगे कि एनोमिक सुसाइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सोशल सॉलिडेटरी है। सॉलिडेटरी का मतलब होता है यूनिटी, आपस में इत्तेहाद, कनेक्टिविटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। The ideas and social ties that define traditional society, structural and cultural sameness result in which Durkheim refers to as mechanical solidarity. Social bonds are formed and maintained in this way because they are part of the community fundamental structure, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी की हम बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी क्या है? द हाईली स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर नेसेसिटीज़, जिसमें ये क्या होता है कि वो नेसेसिटीज़ एंड प्रोड्यूस इंटरडिपेंडेंस विच रिजल्ट इन विच डर्काइम रेफर्स टू एज ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी। दिस सॉलिडेटरी इज़ कंपेरेबल टू दैट सी इन हायर एनिमल के अंदर देखी गई है, जैसा कि इंसान है। वाइल इट इज़ ट्रू दैट ईच ऑर्गन हैज़ यूनिक, हर ऑर्गन की अपनी क्वालिटीज़ हैं और उसका अपनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है उसके अपने ऊपर। एंड द मोर द ऑर्गेनिज्म फंक्शन एज अ होल द मोर डिस्टिंक्ट द इंडिविजुअलाइजेशन। जितना ही ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा, सोसाइटी में एक्टिव होगा, अच्छे से काम करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी जो चीज़ें हैं इंडिविजुअलाइजेशन के लेवल पे वो जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करेंगी दूसरे पर्सन से, ठीक है। कलेक्टिव कंसाइन क्या होता है? इसमें देखें, ये इसमें बताया हुआ है कि द कलेक्टिव कंसाइन एक्सरसाइज ग्रेट कंट्रोल ओवर द इंटायर कम्युनिटी, ठीक है। अप होल्डिंग सोशल हारमोनी, किस तरह से सोसाइटी को मतलब कि पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर रखना है, किस तरह से वो चीज़ें करनी है या वो अटेम्प्टेशन करनी है जिससे सोसाइटी की जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वेल बीइंग और उसकी ग्रोथ और उसकी पॉजिटिव चीज़ों पे काम किया जाए। आपको पता है कि जब हम सोसाइटी और इन सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो हमारा रिलीजन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है, और इसी तरह फिर हम दूसरी तरफ से साइंस को भी देख रहे होते हैं। तो अब ये देखें कि इसने जो है वो क्या किया था कि डुर्कहाइम अंडरस्टूड दैट द डॉगमेटिक होल्ड ऑफ कन्वेंशन रिलीजियस सिस्टम would dissolve with the development of the modern society, particularly the emergence of individualism। के अंदर आप देखें तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि हर पर्सन जो है वो डिफरेंट है, सेल्फिश है, अपने आप पे फोकस करने वाला है। जबकि कलेक्टिव सोसाइटीज़ के अंदर देखें तो लोग मिलजुल कर रहने को, टीम वर्क को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर ये है कि हमारी साइंस इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करती है और रिलीजन में किस तरह से कहा जाता है, तो वो उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ही डिड नॉट व्यू साइंस एंड रिलीजियस एज बीइंग, उसने ये नहीं कहा कि जो साइंस है और रिलीजन है वो एक दूसरे से अपोजिट हैं या एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कुछ कंसेप्ट में सेमनेस भी है और डिफ्रेंशिएशन भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड लाइन पे, सो अकॉर्डिंग टू डुर्कहाइम रिलीजियंस वुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज एन एंड्यूरिंग सोशल ट्रुथ, ठीक है, एंड वुड चेंज एंड मतलब कि रिलीजियस के अंदर भी चेंजेस होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ कह दी गई तो फिर उसी को ही प्रैक्टिस किया गया, बल्कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे जैसे हालात चेंज होते थे या कोई भी एक नया सिनेरियो आता था तो लोग सहाबाए कराम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाते थे और लोग अपने मामलात को बेहतर करते थे, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से उनके अहकामात होते थे और कुरान और हदीस की रोशनी में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता था या
हाँ, उनका एक अच्छा सोल्यूशन निकाला जाता था, ठीक है। तो इसलिए फिर ये भी कह रहे हैं कि एज वी कैन सी ट्रेडिशनल रिलीजन कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल इंटीग्रेशन इन मैनी सोसाइटीज़, ठीक है। जिस तरह से हमदर्दी, अखुवत, भाईचारा, ये सारी मिसालें दी जाती हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो पुरानी रिलीजियस की वैल्यूज़ थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी हमारी सोसाइटी को जोड़ने के अंदर, ठीक है। पार्टिकुलरली इन द यूएस, बट देयर आर आल्सो अ वैरायटी ऑफ अदर स्केयर्ड एक्टिविटीज़, बट ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि सोसाइटी में लोगों को इकट्ठा जोड़े रहने की जो है वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं। एंड सोशल कोहेजन, ठीक है, आपस में किस तरह से यूनाइटेड रहना है और किस तरह से अच्छे से काम करना है। एंड सॉलिडेरिटी सच एज सपोर्टिंग इवेंट्स अगर ऑर्गेनाइज करने हैं तो उसमें किस किस को फ़ायदा होगा, कौन कौन होगा, किस किस लेवल पे होगा। फिर इसके बाद बुक क्लब्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिकली सोसाइटी को ही देखा है अपने इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो है वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर लेक्चर है। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं इसको समराइज़ करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।